दोस्तों नमस्कार, राम राम साहब। आप सभी कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। आपका एग्जाम आ चुका है और आपके इस एग्जाम में आपकी तैयारी के 4 चांद लगाने के लिए राज सर हमेशा 2 नहीं 4 चांद लगाते हैं। लगाने के लिए एक नया पेपर साथियों, IARC ड्राइवर पेपर एग्जाम 2022, इतना शानदार पेपर। आपको मैं इस पेपर के माध्यम से आपको ड्राइवर बनना सिखा दूंगा, ऐसा आप मानो। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर का एग्जाम हुआ है साथियों। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें टोटल 100 पर्सन आए थे। 100 में से साथियों 60 पर्सन आपके ड्राइवर पार्ट से संबंधित आए थे। ड्राइवर पार्ट से संबंधित आए थे। यहां पर मैं बता देता हूं, ये 60 पर्सन है, यहां पर लगभग 50 पर्सन ड्राइवर के थे और जो 10 पर्सन थे वो व्हीकल मेंटेनेंस के थे। क्योंकि इसका जो सिलेबस था, व्हीकल मेंटेनेंस का जो सिलेबस था इसमें दिया गया था। तो आज में मेंटेनेंस, यानी कि आज मैं इस पेपर के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि आपका जो पेपर है, इस पेपर में व्हीकल मेंटेनेंस का अर्थ क्या होता है। आप जहां पर व्हीकल मेंटेनेंस में इंजीनियरिंग की तरफ भाग रहे हैं, तो भाई साहब आपसे विनती है, इस पेपर को पूरा पढ़ लेना। और जो लोग साथियों जो आपके डीपी ड्राइवर का पेपर है, इसमें जो 50% है, इसमें आप सभी को पता है 15% कहां से आएंगे, टेक्निकल थ्योरी के आ सकते हैं। 35% कहां से आएंगे, आपके ड्राइवर पार्ट से। ड्राइवर पार्ट्स में भी मैं क्या मान सकता हूं, या तो कोई माना कि जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट का मेरा मतलब है आरसी, फिटनेस, पीयूसीसी या जो आपके बीमा है, इनसे संबंधित आपके डीएल है, इनसे संबंधित पर्सन आ सकता है। इसके अलावा रोड सेंस से पर्सन आ सकते हैं। रोड सेंस, अब जिसने ये रोड सेंस शब्द समझ लिया वो ड्राइवर एग्जाम में सिलेक्शन लेके रहेगा। आज राज सर का ये वादा है। और राज सर ने जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्जाम की तैयारी करवाई है, वो रोड सेंस, आपके मोटर व्हीकल एक्ट की और ड्राइवर में व्हीकल मेंटेनेंस की तैयारी करवाई है, न कि इंजीनियरिंग की। तो इस पेपर को आप पूरा सचेत रह के आप नोट पेन कॉपी पास में रखना, ताकि इस पेपर को आपको दोबारा से खोलने की आवश्यकता न पड़े। ये मेरी बात अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि राज सर को आज 5G में चलना है या 3G में आ जाएं, यानी कि स्पीड में पढ़ना है या स्लो में। कमेंट सेक्शन में छाप दो, सभी बता दें। देखें, आपको स्पीड में पढ़ना है, धीरे पढ़ना है, 3G में पढ़े, 5G में पढ़े या और इसको और बढ़ाएं। देखो मैं तो क्या है, आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए इसको थोड़ा सा स्पीड से लेता हूं, ठीक है, ताकि जो लाइव बंदे देखते हैं उनका टाइम जाया ज्यादा ना हो, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, जैसा आप कमेंट करेंगे वैसी हो जाएगी। स्लो फास्ट स्लो। चलो आज हम स्लो क्लास लेते हैं, धीरे लेंगे, एकदम आराम से लेंगे, हर चीज को एकदम परफेक्टली समझते हुए जाएंगे। यहां पर साथियों आज के पेपर को देख के आप ये अनुमान लगा देना कि ये जो नंबर आप 35 नंबर देख रहे हैं, जिनको आप सरल समझते हैं, यहां पर भाई साहब ये सरल नहीं होता है। अगर इस पे आपने ध्यान नहीं दिया है तो भाई साहब समस्या हो सकती है। शुरू करते हैं आज की ये क्लास। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आपको इसको पढ़ना है, कमेंट सेक्शन में बताना है इसका सही जवाब क्या है। 60% टोटल है, इनमें से आपके कितने परसेंट सही होते हैं वो आप वीडियो के अंत में बताएंगे। साथ में बता देना चाहता हूं, अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की, डीपी ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारा अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स कहां पे है दोस्तों, ये आप जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम ऐप के ऊपर है, आपको उपलब्ध होता है। किसी भी प्रकार की सहायता या समस्या के लिए नंबर आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं साथियों। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्या हो गया, चलो ये ठीक है, ये मान गया। तो यहां पर मैं क्रैश कोर्स में क्या होगा, आपका जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का कोर्स है, 15 घंटे में पूरा कोर्स रिवाइज आपको करवाएंगे, उनकी पीडीएफ नोट्स आपको देंगे और वीडियो सॉल्यूशन देंगे। इसके साथ में 35 ड्राइवर के प्रैक्टिस सेट देंगे और बेस्ट वन लाइनर आपको देंगे। इस क्रैश कोर्स में मात्र 15 घंटे में आप अपनी तैयारी है उसके 4 चांद लगा सकते हैं। शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहला प्रश्न आप देख लेना आज भाई साहब, ध्यान से आंखें खोल के, कान से सुन के, कि रोड सेंस क्या होता है। आप बाईं ओर से वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं यदि
आप बाईं ओर से वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं यदि ये एक रोड सेंस का है, कॉमन सेंस का है, रटना नहीं है, समझ के जवाब देना है। साथियों, इस पेपर को मैंने देखा तो मैं भी हक्का बक्का रह गया। कितना शानदार पेपर ड्राइवर के लिए बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर बाईं ओर पर्याप्त जगह होना, वह वाहन धीरे धीरे चलता है, उस वाहन का चालक दाहिने ओर मुड़ने के अपने इरादे को इंगित करता है और सड़क के केंद्र की ओर बढ़ता है। अनुमति नहीं है। भाई साहब कमेंट सेक्शन में छाप दो, जीतू राठी जी, मोनू भाई साहब सभी छाप दो, इसका जवाब क्या होगा। साथियों मैं बता देना चाहता हूं, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। पूछा क्या है, आप बाईं ओर से वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। क्या आप बाईं ओर से किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं क्या? ये पहली बात तो ये है। यह आपका माना कि ये 2 लेन मार्ग है। ठीक है, यहां पर माना कि कोई वाहन जा रहा है, आप यहां पे जा रहे हैं। अमूमन हम राइट साइड से ओवरटेक करते हैं। कहां से? राइट साइड से करते हैं। लेकिन हम लेफ्ट साइड से भी ओवरटेक कर सकते हैं। किस कंडीशन में? जब आपके आगे चल रहा वाहन है, आगे जाकर राइट साइड में मुड़ता है, तो आप इस वाहन के लेफ्ट साइड से भी क्या कर सकते हैं? ओवरटेक कर सकते हैं। यह नियम है। अमूमन ओवरटेक आपको हमेशा राइट साइड से करना है, लेकिन आगे चल रहा वाहन अगर दाएं साइड को मुड़ना प्रारंभ कर देता है या मुड़ जाता है, तो आप उसके लेफ्ट साइड से भी ओवरटेक करके उसके आगे निकल सकते हैं। कंडीशन है सामने का रास्ता स्पष्ट होना चाहिए। कई बार आ चुका है। कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2। आप एक बस के पीछे हैं जो यात्रियों को लेने या उतारने के लिए रुकी है, आपको क्या करना चाहिए? कितना अच्छा प्रश्न है। धैर्यपूर्वक पीछे प्रतीक्षा करें, बाएं से ओवरटेक करें, दाईं ओर से ओवरटेक करें, हॉर्न बजाएं और ओवरटेक करें। अमूमन हम क्या देखते हैं, जब आपकी सड़क होती है तो सड़क पर अगर भैया यार बस सवारी उतारेगी तो वो हर कहीं थोड़ी उतारती है, वो कहीं स्टॉपेज पे रुकेगी, सड़क के नीचे जाके उतरेगी, हम मानते हैं ना। लेकिन ये हमारा एक कॉमन सेंस है, अब यहाँ ऐसा होता है। लेकिन अमूमन अगर कोई बस रुकी हुई है, यात्रियों को ले रही है, तो पूरी उम्मीद है कि उस बस से यात्री उतर सकते हैं और चढ़ सकते हैं, चढ़ सकते हैं। तो फिर इस बस में जो यात्री थे यहां से आगे आ सकता है, यहां से आगे आ सकता है। तो भाई साहब आपको इस खड़ी बस को क्या नहीं करना है? ओवरटेक नहीं करना है। ओवरटेक नहीं करेंगे तो क्या करना है? इसके पीछे भाई साहब यहां खड़े रह जाना। पढ़ाई में मजा आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में छाप दो। पक्का? किस किस को आ रहा है? पक्का कमेंट में बताओ समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, यहां पे हो जाएगा धैर्यपूर्वक पीछे प्रतीक्षा करें। यह होता है रोड सेंस, ध्यान से समझना है। प्रश्न संख्या आपके सामने 3। मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए सरकारी कार्यालयों में, वाहन चलाते समय, पुलिस थानों में, वाहन की सफाई करते समय। यहां पे देखो आपको पूछा मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो आप सरकारी कार्यालयों में भी, वैसे भी देखो आप ऑन ड्यूटी हैं तो आपको मोबाइल का प्रयोग केवल कार्यालय उपयोग में करना चाहिए। आप भी सरकारी जॉब लगेंगे तो ध्यान रखना है, पर्सनल यूज के लिए नहीं। वाहन चलाते समय ये नहीं करना। पुलिस थानों में भी मोबाइल का क्या काम है भैया? ड्यूटी करनी है आपको। तो यहाँ पे वाहन की सफाई करते समय भी मोबाइल का प्रयोग थोड़ी करते हैं, नहीं करते ना यार। सफाई करनी है, मोबाइल में पानी बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अमूमन क्या है, सारे ऑप्शन सही है। हम क्या पढ़ रहे हैं? ड्राइवर पार्ट पढ़ रहे हैं और ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है वाहन का। भाई साहब वाहन चलाते समय हम क्या नहीं करेंगे? मोबाइल का यूज नहीं करेंगे। अब आप बता दो, ये ऑप्शन नंबर बी तो सही हो गया, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना है। अगर कर लिया तो क्या कर लोगे? कर लिया तो यहां पर हम धारा 184 लगा देंगे। धारा 184 लगा तो क्या हो जाएगा? जुर्माना लग जाएगा। कितना? 1000 मिनिमम है, मैक्सिमम 5000 का 5000 जुर्माना लग सकता है। तो यहां पर धारा 184 क्या है? खतरनाक ड्राइविंग करना। अब खतरनाक ड्राइविंग किसको कहेंगे? मोबाइल फोन का प्रयोग कर लिया, गलत तरीके से ओवरटेक कर लिया, स्टॉप लाइन को पार कर लिया, रेड लाइट को पार कर लिया, गलत तरीके से ओवरटेक करना, या किसी व्हीकल को खतरे में डालते हुए गाड़ी चलाना, या आमजन को खतरे में डालते हुए गाड़ी चलाना। भाई साहब यहां होता है 1000 से 5000। ये तो दोस्तों यहां पर होता है न्यूनतम। क्या होता है? न्यूनतम। ये क्या होता है? अधिकतम।
क्लास में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में पक्का बताएंगे भाई साहब, पक्का। प्रश्न संख्या 4, रिवर्स करना प्रतिबंधित है। रिवर्स का मतलब होता है साथियों बेक, यानी कि पीछे, बेक यानी कि पीछे गाड़ी चलाना। अब पीछे गाड़ी कहां चला सकते हैं? क्या मुख्य सड़क पे गाड़ी चला सकते हैं? क्या नहीं चला सकते? मैं कहता हूं नहीं चला सकते। एक तरफा सड़क पे नहीं चला सकते, टी जंक्शन पर नहीं चला सकते, पार्किंग में यहां तो चला सकते हैं। लेकिन पूछा क्या है? यहां पे पूछा कहां प्रतिबंधित है। भाई साहब अब क्या करोगे? ऑप्शन तो कई सारे सही है, ये होता है रोड सेंस। आपको यहां बताना है कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर अगर आप चला लेते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा होता है, वो दुर्घटना की संभावना रहती है। तो यहां पर मुख्य रास्ता, एक तरफा रास्ता, टी जंक्शन, यहां पर एक तरफा रास्ता। एक तरफा का मतलब क्या है? यानी केवल एक साइड में जाना है। भाई साहब रिवर्स में कैसे चला सकते हो? सारी गाड़ियां एक साइड में जा रही है। मुख्य रास्ता है, हम मान सकते हैं कोई मुख्य रास्ता है तो आप आते भी हैं जाते भी हैं। यहां पर यह भी सही है, लेकिन सबसे अच्छा जवाब यहां पे प्रश्न में क्या है? यहां पे हो जाएगा एक तरफा रास्ता। अब कुछ स्टूडेंट को तो ये एक तरफा रास्ता ही कंफ्यूज करता है भाई साहब। यहां पे इसके बारे में बताता हूं। एक तरफा देखो, एक तो संकेत होता है इस प्रकार से, एरो ऊपर जा रहा होता है, इसको काट देते हैं, इसको कहा जाता है नो एंट्री। नो एंट्री। एक होता है आपके इस प्रकार से गोल, एक एरो जाता है एक एरो आता है, इनमें से एक को काट दिया। यानी कि यहां क्या था? दो मार्ग थे, दो में से एक को काटा, बचा कितना? एक बचा। यानी कि इसको हम कह देते हैं वन वे। अब वन वे को दूसरा नाम क्या है? एकांगी मार्ग। इसको हम एकांगी गलत लिख दिया मैंने थोड़ा सा, एकांगी मार्ग इसको कहते हैं, एकांगी मार्ग। इसको एक तरफा यातायात कहा जा सकता है, एक तरफा यातायात। ठीक है, तो यहां पर इसके साथ ही आप क्या देखते हैं? दो रास्ते थे, दो में से एक को काट दिया गया, बंद कर दिया गया। मतलब हम इसको यह भी कह सकते हैं कि भी एक साइड में यान नहीं जा सकते, केवल एक में ही जा सकते हैं। केवल एक में जाने का मतलब है दूसरी साइड में क्या है? यान नहीं जा सकते, गाड़ी नहीं जा सकती। मतलब हम कह सकते हैं एक दिशा में यान प्रतिबंध। एक दिशा में यान प्रतिबंध क्या है? क्या यान प्रतिबंध। इस संकेत से आपको पता चलता है क्या? गुरुजी चलता है। यह होता है रोड सेंस। भाई साहब कुछ भी दे सकते हैं, एक नाम, दो नाम, तीन नाम, चार नाम हो गए भाई साहब। और ये नो एंट्री, इसका मतलब क्या है? एक एरो था जाने के लिए, उसको भी क्लोज कर दिया। भाई साहब अंदर मत आ जाना। नो एंट्री की बात करता हूं, धारा 115 जो होती है, इसमें भारी माल वाहनों के लिए या अन्य वाहनों के लिए यान को प्रतिबंध करना लिखा गया है। यानी किसी वाहन है उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं कि ये कहां चलाएगा कहां नहीं चलाएगा। इसलिए यहां पर धारा 115 है, वो नो एंट्री के बारे में बताता है। यानी कि नो एंट्री में अगर आप गाड़ी चला लेते हैं तो आप धारा 194 का उल्लंघन करते हैं, साथ ही धारा 177 का भी उल्लंघन करते हैं। आपको इन दोनों धाराओं को क्या करना है? याद रखना है। धारा 194 में माल भार, अति भार के बारे में है, लेकिन नो एंट्री के मामले में कोर्ट के द्वारा यहां पे जो आपको सजा सुनाई जाती है। लेकिन अमूमन आप अगर ऐसा करते हैं तो धारा 177 के तहत 500 का नोट लेके छोड़ दिया जाता है। नोट लेने का मतलब है 500 का जनरल जुर्माना आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? एक तरफा रास्ता। समझ में आया नहीं आया? कमेंट सेक्शन में भाई साहब छाप दें। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जेब्रा लाइन। जिसे जेब्रा किसे कहते हैं? जेब्रा पैदल पार पथ, जहां से पैदल यात्री निकलते हैं। यानी कि पैदल चलने के लिए जहां रास्ता होता है उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, सड़क पर पैदल यात्रियों को प्राथमिक अधिकार होता है। किसको? पैदल जो चलते हैं उनको प्राथमिक अधिकार होता है। चाहे फुटपाथ बना हुआ है, चाहे पैदल पार पथ बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, फिर भी इनको क्या होता है? प्राथमिक अधिकार होता है यहां पर सड़क को पार करने का। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हॉर्न का प्रयोग वर्जित होता है। असली ड्राइवर के प्रश्न भाई साहब कमेंट में बताओ कितने अच्छे प्रश्न हैं। अस्पतालों और न्यायालयों के पास में, पुलिस स्टेशन के पास में,
पूजा स्थलों के पास में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास में। यार भाई साहब ये सभी जगह वैसे तो हॉर्न का प्रयोग किस लिए करेंगे? पुलिस स्टेशन में क्या काम है, पूजा स्थल में क्या काम है, क्यों बजाएगा भाई? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास में तो हो सकता है भीड़ बजानी पड़ सकती है। पूछा क्या है? हॉर्न का प्रयोग वर्जित है। वर्जित यानी मना है। कहां पे हॉर्न का प्रयोग कहां पे मना हो सकता है? दो स्थान है, एक है अस्पताल, दूसरा है न्यायालय। अब आप कमेंट सेक्शन में बता दो शैक्षिक संस्थान के पास में हॉर्न बजाया जा सकता है या नहीं। शैक्षिक संस्थान के पास में इसको इसमें शामिल करें या नहीं करें। अदालत और अस्पताल और न्यायालय, न्यायालय को आप अदालत भी कह सकते हैं साथियों, अदालत भी लिख देता हूं मैं। अब इसमें आप यहां पे हॉर्न का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इस अस्पताल और न्यायालय के पास में इन शब्दों को जोड़े या नहीं जोड़े, कमेंट सेक्शन में छाप दें। आपकी तैयारी कितनी है देख के मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी के कमेंट आ रहे हैं, जोड़ना है नहीं जोड़ना है। शैक्षिक संस्थान के पास में, शैक्षिक संस्थान के पास में नहीं बजाना चाहिए, ठीक है। अदालत, न्यायालय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैं बता देना चाहता हूं शैक्षिक संस्थान, शैक्षिक संस्थान के पास में हॉर्न का प्रयोग करना चाहिए, अदालत के पास में नहीं करना चाहिए, याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हॉर्न के संबंध में बात करता हूं तो धारा 194F जो है इसके तहत 1000 का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है कि भाई जहां पर हॉर्न निषेध किया गया है, हॉर्न को निषेध किया गया है, वहां पर अगर आप हॉर्न बजाते हैं तो फिर भाई साहब समस्या है, 1000 का नोट तो देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप शोर नियंत्रण करते हैं, शोर प्रदूषण करते हैं तो दोस्तों यहां पे जुर्माना बढ़ जाता है। धारा 190 होती है और इसके तहत 10,000 का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है अगर आपकी गाड़ी शोर प्रदूषण करती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 7 है, जब आप रात के समय हाई बीम में हेडलाइट के साथ गाड़ी चला रहे हैं, हेडलाइट के साथ, रात में रात शब्द आ गया है, हाई बीम आ गया है। अब आप कह दोगे सर रात में हाई बीम का प्रयोग नहीं करेंगे तो भैया दिन में करेगा क्या? ऐसा नहीं होता है, हाई बीम का प्रयोग रात में होता है। कंडीशन को समझो, ये होता है रोड सेंस। रात सर से पढ़ाई करोगे फिर कोई समस्या नहीं आएगी। अगर दूसरी जगह से टेक्निकल सीखोगे फिर भाई साहब आपको इंजीनियर पक्का बना देंगे या मिस्त्री बनाएंगे। मिस्त्री बने हम तो क्या है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर में ड्राइवर बन जाएंगे और उस गाड़ी की सर्विस करवाने आप लोगों मिस्त्रियों के पास में आएंगे क्योंकि आप काफी अच्छे मिस्त्री बन गए हैं। भाई साहब इतना अच्छा टेक्निकल सीख लिया है कि एक भी प्रश्न सही नहीं होता, सारे प्रश्न गलत, सब प्रश्न गोलमाल कर दिए आप लोगों ने, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है। आपसे एक अच्छा सा प्रश्न पूछ लेता हूं टेलीग्राम पे, उतने में तो आपकी खटिया खड़ी हो जाती है। प्रश्न गलत करते हो, मात्र 100 में से मात्र को 30-40 बंदे देते हैं और कहने को हमने काफी पढ़ लिया, उसने अच्छा पढ़ाया, वो पढ़ाया। ऐसा नहीं करना, आपको व्हीकल मेंटेनेंस सीखना है भाई साहब, ठीक है। ये विनती है मेरी आपसे, क्योंकि आपको ड्राइवर बनना है, आपको यहाँ पे इंजीनियर या मिस्त्री नहीं बनना है। आगे देखते हैं, रात के समय हाई बीम में हेडलाइट के साथ गाड़ी चला रहे हो तो कोई वाहन विपरीत दिशा से आ रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? हेडलाइट हाई बीम रात का समय, सामने से गाड़ी आई तो क्या करना है भाई साहब? निचली बीम कर ले यार, सिंपल भाषा है, निचली बीम कर लेनी है गाड़ी सामने से आते ही, यानी कि वाहन के गुजरने तक हेडलाइट को मंद करना। अभी मंद करने का मतलब क्या है भाई साहब, ये भी बता दो गुरुजी। यानी कि डिम कर लेना, एक तो होता है डिम, एक होता है डिप्ड बीम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हिंदी में मैं बात करता हूं, डिप्ड भी कहा जा सकता है, इसके अलावा लो बीम भी कहा जा सकता है, लो बीम, ठीक है। तो ये बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है भाई साहब, ठीक है। आपको याद हो गया होगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाईं ओर रखते हुए आगे बढ़े, हेडलाइट को वैकल्पिक रूप में कई बार मंद और उज्जवल रखें। यार ऊपर नीचे करने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। यहां पे डी क्या है, वाहन के गुजरने तक हेडलाइट बंद करें। भाई साहब बंद कर देंगे तो ठोक दोगे किसी के पैरों में और वो आपको मारेगा, आपकी कुटाई हो सकती है भाई साहब, बता देता हूं मैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रियर व्यू मिरर यानी कि पीछे का जो दृश्य देखने का जो आपका क्या है, दर्पण है। मिरर का प्रयोग
किया जाता है। सिंपल भाषा है यार, गाड़ी है, इसमें जो रियर व्यू मिरर होता है वहां पे लगा होता है, और ये कहां से देखता है, गाड़ी के ठीक पीछे का दृश्य देखता है। यहां से कोई गाड़ियां आती है जो भी उनको देखता है। अपना चेहरा भाई साहब देखते हो तो मैं भी देखता हूं कि मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं। आप भी देखते होंगे, देखते हैं ना, कमेंट सेक्शन में बताओ। देखें, अपना चेहरा देखना, वाहन के पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए, यात्रियों को पीछे की सीट पर देखने के लिए, रियर विंडशील्ड या ग्लास देखने के लिए कितना अच्छा प्रश्न आया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, वाहन के पीछे से आने वाले यातायात को देखना। भाई साहब यात्रियों को पीछे कोई सुंदर आदमी बैठा है तो आप पक्का नजर लगाते होंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, यह दुर्घटना का काम बन सकता है भाई साहब। क्योंकि ध्यान विचलित हुआ, ध्यान शीशे में गया, पीछे की सीट पे गया, तो भाई साहब सामने से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, होगा पीछे का दृश्य। गाड़ी पीछे से आ रही है तो आपको रियर व्यू मिरर में देखना होता है। किस वाहन को फ्री पास दिया जाना चाहिए? फ्री पास, मुक्त मार्ग, इसको कह सकते हैं मुक्त मार्ग। मुक्त मार्ग यानी कि आपको खाली जगह देनी है। पुलिस वाहन को, आपातकालीन वाहन एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवा वाहन को, तेज चलने वाली बसों को, दोपहिया वाहनों को। तो भाई साहब यहां पे सिंपल प्रश्न है, फ्री पास यानी मुक्त मार्ग है, आपको आपातकालीन वाहनों को देना होता है। भाई साहब आपातकालीन वाहन कौन कौन से होते हैं? एक तो एम्बुलेंस हो गई, एम्बुलेंस हो जाएगी, एक फायर वाली गाड़ी हो जाती है। दोस्तों पुलिस को भी आपातकालीन में माना जाता है, ठीक है। इनमें साथ में आ जाए तो आपको जोड़ना है अन्य आपात वाहन। अन्य जो आपातकाली में वाहन लगे होते हैं वो भी इनको लगे मतलब कि काउंट किया जाता है, जो राज्य सरकार इनको सायरन और लाइट देके अधिकृत करती है। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा में है, जो भी है, तो यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर आप आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं, धारा 194 ई लगाई जाती है, जिसके तहत 10,000 का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। याद रख लेना, वो भी 2-2 हजार के पूरे 5 नोट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आप टी जंक्शन पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक वाहन बाईं ओर से आ रहा है जिसमें दाईं ओर का सिग्नल चमक रहा है। आपको क्या करना चाहिए? ध्यान से समझो, एक टी जंक्शन पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, कौन? आप। एक वाहन बाईं साइड से आ रहा है, बाईं साइड से आ रहा है, और जिसमें दाईं ओर का सिग्नल, वो कह रहा है मैं दाईं साइड में मुड़ूंगा, सिग्नल दे रहा है, चमक आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रतीक्षा करें जब तक कि वाहन दाहिनी ओर मुड़ न जाए। तेज करो, आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, हॉर्न के साथ पूरी गति के साथ। भाई साहब गति तो नहीं बढ़ानी और आपको तेज भी नहीं करना, धीरे धीरे आगे क्यों बढ़ोगे यार? भैया आपके जो यहाँ पे गाड़ी आ रही है तो उसको गुजरने दो यार पहले। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा। प्रतीक्षा करो जब तक कि वाहन दाहिनी ओर मुड़ न जाए। साथियों अगला प्रश्न है, आप सामने वाले वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। कहां से कर सकते हैं? सामने का मतलब है यहां पे गाड़ी जा रही है, आप यहां पे हैं, तो आप इसके राइट साइड से क्या करते हैं? इसे ओवरटेक करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा वाहन की दाहिनी ओर से, वाहन के बाईं ओर से। वाहन के बाईं ओर से सड़क चौड़ी हो तो हॉर्न के साथ किसी भी तरफ से। भाई साहब सही आंसर हो जाएगा वाहन के दाईं ओर से। दोस्तों प्रश्न समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि जो ओवरटेकिंग नियम होता है वो हमेशा राइट साइड से ओवरटेक करने का नियम होता है। प्रश्न संख्या 12 है, आप एक संकेत पुल के पास पहुंच रहे हैं, जहां पे संकेत बने हुए हैं, दूसरा वाहन विपरीत दिशा से पुल में प्रवेश करने वाला है, तो आपको क्या चाहिए? ये है देखो कॉमन सेंस का, इसे बोलते हैं रोड सेंस। भाई साहब आपके दिल्ली पुलिस ड्राइवर में भी ऐसे ही रोड सेंस टपकने वाले हैं, छपकने वाले हैं और टपकने वाले हैं, और उनकी पेपर की खोपड़ी में छेद राज सर की स्टूडेंट करने वाले हैं। तो यहां पर गति बढ़ाएं और जितनी जल्दी हो सके पुल को पार करें, गलत हो जाएगा। हेडलाइट लगाएं, पुल पार करें, हेडलाइट लगाकर किसी को ओवरटेक करना, पार करना गलत होता है। वाहन के पुल को पार करने तक प्रतीक्षा करें, फिर आगे बढ़े। कितना अच्छा जवाब आया देखो। पार्किंग लाइट लगाएं और पुल पार करें, यह भी गलत हो जाएगा। पार्किंग लाइट से आपको अधिकार मिल जाता है क्या? नहीं मिलता। तो यहां पे ऑप्शन सी जवाब सही हो जाएगा। आपको खतरे की चेतावनी वाली लाइटें कब चालू करनी चाहिए?
खतरे की चेतावनी का मतलब है साथियों हजार्ड लाइट। क्या है? हजार्ड लाइट। हजार्ड लाइट। और इस हजार्ड लाइट का जो मतलब होता है साथियों, ये त्रिभुज में बनी होती है, इस प्रकार से डबल त्रिभुज में बनी होती है। और ये जैसी ऑन करते हैं तो गाड़ी की सारी लाइटें हैं वो ब्लिंक करने लगती है, तो उसे कहते हैं खतरे की। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, जब आप सीधे चल रहे हैं, जब आपका वाहन पार्क किया जाता है, तो इससे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा हो रही है तो करना चाहिए। जब आपका वाहन नो पार्किंग क्षेत्र में पार्क किया जाता है वाहन को धीमा करते समय, तो सही बात है, जब आपका वाहन पार्क किया जाता है, खड़ा है, और इससे अन्य वाहनों को अगर कोई असुविधा होती है तो आप पार्किंग लाइट है वो जला सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहां पे बात आ जाती है रात में सड़क के किनारे या दिन में सड़क के किनारे, तो भाई साहब पार्किंग लाइट पक्का ऑन रखनी आपको पड़ेगी। सड़क का किनारा मतलब पार्किंग लाइट तो आएगी। अगला प्रश्न आपके सामने, जब सड़क टूटी हुई सफेद रेखाओं से चिन्हित हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? सड़क टूटी हुई सफेद रेखा यानी कि इस प्रकार से जो टूटी हुई रेखाएं होती है इस प्रकार से चिन्हित होती है, तो इसका क्या मतलब है? ट्रैक नहीं बदलना चाहिए, वाहन को रोक देना चाहिए, वाहन पार्क कर सकते हैं, यदि आवश्यक हो तो ट्रैक बदल सकते हैं। यहाँ पे आप इसमें माना कि इधर जा रहे हैं, एक इधर से आ रहा है, तो आप यहाँ पे टूटी हुई रेखा है, मतलब आवश्यक होने पर आप इसमें जो रास्ता बदल सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आवश्यक हो तो ट्रैक आप बदल सकते हैं साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों हम। प्रश्न संख्या आपके सामने 15 आ चुका है। प्रश्न संख्या 15 है, ओवरटेक करना मना होता है कहां पर? जब सड़क को सफेद रंग में टूटी के अंदर टूटी रेखा है, मतलब कर सकते हैं, सही है, मना नहीं होता। जब वाहन खड़ी पहाड़ी पर चलाया जा रहा है, ये मान सकते हैं खड़ी पहाड़ी पर ओवरटेक नहीं करना चाहिए। जब सड़क को पीले रंग में एक सतत रेखा के साथ चिन्हित किया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब क्या बताओगे? ओवरटेक करना मना कहाँ होता है, कहाँ पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते? एक तो ये कि जो आपकी सड़क है वो पीली रेखा से आपके चिन्हित है। अगर पीली रेखा से चिन्हित है, आपको ओवरटेक करने से मना हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, लेकिन आपको ओवरटेक करते समय इस रेखा को पार नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे जब वाहन खड़ी पहाड़ी पर चलाया जा रहा है, खड़ी पहाड़ी पर जा रहा है, ओवरटेक कर रहे हैं, भाई साहब समस्या हो सकती है ना। तो ये है कॉमन सेंस। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब आप किसी ऐसे चौराहे पर पहुंचते हैं जहां पर सिग्नल लाइट नहीं है, सिग्नल लाइट नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वाला भी नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप क्या करेंगे? सिग्नल लाइट नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, फिर क्या करेंगे? अन्य सड़कों से चौराहे पर आने वाले यातायात को रास्ता दें, उचित संकेत दें और फिर आगे बढ़े। चौराहे पर अपनी दाहिनी ओर आने वाले यातायात को रास्ता दें और आवश्यक संकेत देकर आगे बढ़े, हॉर्न बजाएं फिर आगे बढ़े। सारे जो अब गुरुजी सही लग रहे हैं, अब क्या करेंगे? ये होता है कॉमन सेंस। यहाँ पे आपको अब क्या है, वो रोड सेंस वाली बात, वो ट्रिक खेलनी पड़ेगी। जो अच्छा जवाब है उसको सेलेक्ट करना है। अन्य सड़कों से चौराहे पर आने वाले यातायात को रास्ता दें, उचित संकेत दें फिर आगे बढ़े। चौराहे पर अपनी दाहिनी ओर का यातायात, भाई साहब इसको देख लेना, और आने वाले यातायात को रास्ता दें और आवश्यक संकेत देकर आगे बढ़े। बिल्कुल साथियों, रास्ता भी देना है, ध्यान में रखना है, सिग्नल भी देना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा था? नहीं तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको यह काम करना चाहिए। ठीक है, माल ढुलाई में अधिक भार ले जा रहे हैं तो क्या होगा? माल ढुलाई में यह दंडनीय अपराध नहीं है, केवल जुर्माना होगा, अतिरिक्त भार जब्त होगा, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। दोस्तों, अति भार धारा 113 उल्लंघन करते हैं तो धारा 194 और इसके अनुसार 20,000 का दोस्तों यहाँ पे जुर्माना होता है और 2,000 रुपये प्रति अतिरिक्त टन जो भार होता है उसका लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? जुर्माने का प्रावधान है, केवल जुर्माना होगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा।
जब कोई अंधा व्यक्ति सफेद बेंत लेकर, बेंत ये नहीं होता दोस्तों छड़ी, बेंत क्या होता है, छड़ी होता है, सड़क पार कर रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए। अंधा व्यक्ति है, व्हाइट उसके हाथ में लकड़ी है या उसमें क्या है, यहाँ पे छड़ी ले रखी है, आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये क्या है, वही इसका जवाब देना है। सफेद बेंत को वाहन को रोकने के लिए यातायात के संकेत के रूप में देखें, हॉर्न बजाएं आगे बढ़े, धीमा करें सावधानी से आगे बढ़े, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथ इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सफेद बेंत को वाहन को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में आपको देखना है, यानी कि जो बेंत है उसको आपको यह समझना है कि यह हमारे लिए रुकने का स्थान है, और जब तक यह संकेत रोड के ऊपर है तब तक हम अपने वाहन को रोक लेंगे, ताकि जो बुजुर्ग व्यक्ति है उस सड़क को आसानी से अंधा व्यक्ति पार कर ले। अगला प्रश्न है, वन वे रोड पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पार्किंग निषिद्ध है, ओवरटेकिंग करना मना होता है, रिवर्स गियर में गाड़ी चलाना नहीं चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, रिवर्स गियर में गाड़ी चलानी चाहिए। भाई साहब आपको पता है पार्किंग साइड में कर सकते हैं, ओवरटेक आप आपके एक तरफा मार्ग पे कर सकते हैं। यहां पर भाई साहब आप बताओ, ये सड़क है, यहां पे आप जा रहे हैं, पीछे का कोई वाहन आगे जा सकता है क्या, जा सकता है। क्या आप अपने वाहन को यहां पे रोक सकते हैं क्या, रोक सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, रिवर्स गियर में आप गाड़ी यहां से ऐसे नहीं चलाओगे या विपरीत दिशा में नहीं चलाओगे, ठीक है। तो रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यह होता है दोस्तों रोड सेंस। रोड सेंस के प्रश्न आपके सामने कितने अच्छे आए हैं। पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास जब पैदल यात्री सड़क पार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास जब पैदल यात्री सड़क पार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, हॉर्न बजाए आगे बढ़े, गलत हो जाएगा। धीमा करे आगे बढ़े, गलत हो जाएगा। वाहन को रोककर पैदल चलने वालों के सड़क पार करने तक प्रतीक्षा करें, फिर आगे बढ़े। कितना अच्छा जवाब आया साथियों, देखो। और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था पैदल चलने वालों के लिए सड़क पर प्राथमिक अधिकार उनका होता है साथियों। अगला प्रश्न है, विपरीत दिशा से यानी कि सामने से आने वाले वाहनों को कहां से गुजरने देना चाहिए। यह आपकी कोई सड़क है, आप यहां से इधर जा रहे हैं, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, कहां से गुजरेगी, आपका राइट या लेफ्ट। दोस्तों यहां पर, यहां से गुजरेगी, मतलब कि राइट साइड से गुजरेगी। यही पूछा है, आपके राइट यानी कि दाहिनी ओर से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैदल चलने वालों को बिना फुटपाथ वाली सड़क पर। दोस्तों यहां पे देखो, ये फिर से टपक गया है, ये प्रश्न फिर से टपका दिया गया है, ध्यान से देख लेना। पैदल चलने वालों को बिना फुटपाथ वाली सड़क पर कहां पर चलना चाहिए, यानी कि सड़क यहां पे ऐसे बनी हुई है, गाड़ियां इधर से ऐसे जा रही है, बीच में डिवाइडर है, गाड़ियां यहां से इधर भी जा रही है। अब आप सड़क पर चलने के लिए जगह नहीं है, अगर आप यहां पे चलते हैं तो पीछे से गाड़ी आपकी टांगे कोई भी तोड़ सकती है और आपका मुंह क्या रहेगा, आगे रहेगा, तो आप इसका बचाव नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहां पे चलते हैं तो सामने से गाड़ियां जो आ रही है उनसे आप अपना बचाव कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको यहां पर चलना चाहिए, कहां पे, राइट साइड में चलना है, यानी कि सड़क के बाईं ओर, सड़क के दोनों ओर, सड़क के दाईं ओर, सड़क के दाईं ओर नहीं चलना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा सड़क के दाईं ओर, यानी कि फुटपाथ नहीं है, फुटपाथ, बिना फुटपाथ, यानी बिना फुटपाथ की बात आ जाए तो उल्टा चलना है, राइट साइड में चलना है, दाईं साइड में चलना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वाहन का चालक अपने दाहिने हाथ को बढ़ाता है और हथेली को नीचे कर हाथ को ऊपर और नीचे कई बार घुमाता है, तो आप समझ जाओगे कि, क्या समझ जाओगे, यहां पे ध्यान से देखना है। यानी कि वाहन का चालक क्या करता है, दाहिने हाथ को बढ़ाता है, बढ़ा दिया, हथेली को नीचे नीचे कर दिया, ऊपर नीचे करा, मतलब किसका होता है, गाड़ी को धीमा करना। अब वह बाईं ओर मुड़ रहा है, ओवरटेक करने की अनुमति, वह वाहन को ओवरटेक कर रहा है, वाहन को धीमा कर रहा है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहला हथेली नीचे, ऊपर नीचे करना, वाहन को धीमा करना, हथेली आगे सीधा बाहर निकालना, लेफ्ट में नहीं सॉरी राइट में मुड़ना,
हथेली आगे समकोण पर वाहन को रोकना, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना, लेफ्ट साइड में टर्न लेना, क्लॉकवाइज ऐसे करना, यानी कि आगे ओवरटेक निकलने के लिए इजाजत देना। तो ये आपको सारी की सारी बातें हैं साथियों, आपको ध्यान से यहाँ पे देखनी पड़ेगी साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वाहन को धीमा कर रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शैक्षणिक संस्थान के पास मोटर कार की अधिकतम अनुमत गति किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों मैंने आपको बताया था कि शैक्षणिक संस्थान की बात आ जाए, शैक्षणिक संस्थान की बात आ जाती है, शैक्षणिक संस्थान, ये हो गया शैक्षणिक संस्थान। बात आ जाती है आंदोलन कोई चल रहा है, आंदोलन। बात आ जाती है कोई जुलूस निकल रहा है, जुलूस निकलता है। बात आ जाती है कोई सेना वहां से गुजर रही है। बात आ जाती है कोई वाहन को टो करके यानी जोड़ कर ले जा रहा है, टो या जोड़ना। यहां पर बात आ जाती है कोई जानवर या पशु को ले जा रहे हैं, जानवर या पशु को ले जा रहे हैं। बात आ जाती है कोई काम चल रहा है, क्या चल रहा है? काम चल रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपकी व्हीकल की जो स्पीड हो सकती है वो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? 25 हॉर्स, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार अधिकतम। ये क्या है साथियों? अधिकतम गति है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार सभी नई कारों के पहले पंजीकरण की तारीख से, यानी कि जो पहली बार में जब आरसी बनता है नई गाड़ी का साथियों, कितने महीने की समाप्ति के बाद प्रत्येक मोटर वाहन का पीयूसी चेक किया जाना चाहिए? पीयूसी यानी क्या होता है? पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, यानी कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र साथियों। सभी जानते हैं पीयूसीसी है वो हर 1 साल के लिए जारी किया जाता है। बात करते हैं 2017 से पहले के वाहनों की तो 6 माह के लिए होता है। लेकिन यहां बात आई है जब आपकी गाड़ी नया रजिस्ट्रेशन हुआ है, नया पंजीकरण हुआ है, तो दोस्तों यहां पर पहली साल का जो पीयूसीसी है वो बीमा कंपनी, आपकी जो कंपनी है वो कंपनी बनाकर देती है। आप सभी को पता होगा कि यहां पर गाड़ी का जो फिटनेस होता है या आपका पीयूसीसी होता है ये पहली बार कंपनी बनाकर देती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, तभी वो गाड़ी है वो बेचने के लायक बनती है। तो यहां पर पहली साल 12 महीने तक आपको क्या नहीं करना है? आपको पीयूसीसी बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? हर साल आपको पीयूसी बनाना पड़ेगा। पीयूसी के बारे में मैं बता देना चाहता हूं, यहां पे भारत स्टेज, बीएस स्टेज आपका जो 4 है और 6 है। 4 को लागू कब किया गया? 2017 में, 6 को 2020 में। इनकी जो गाड़ियां हैं इनके लिए 1 वर्ष का आपको क्या दिया जाता है? पीयूसीसी दिया जाता है। यहां पे बात करता हूं मैं 2017 से पहले की, तो दोस्तों यहां पर 6 माह का दिया जाता है। यह बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं, एक होता है डीजल इंजन की पूछ ले तो पूरा 100 का नोट लेंगे। पेट्रोल इंजन की बात कर लेते हैं तो मात्र 70 रुपए में आपको पीयूसीसी बना कर दे देंगे। बात करते हैं 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन की तो 50 रुपए में आपको बनाकर दे देंगे। तो यहां पर ध्यान देना है कि भाई साहब यहां पे 2 पहिया वाहन जो है इसको भी क्या पीयूसीसी की आवश्यकता पड़ती है? बिल्कुल साथियों, मोटरसाइकिल को भी पीयूसी की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी मोटर वाहनों को किसके द्वारा कवर किया जाना चाहिए? जीवन बीमा, व्यापक बीमा, वार्षिक रखरखाव अनुबंध, तृतीय पक्षीय बीमा। तृतीय पक्षीय बीमा को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, दोस्तों आप सभी को पता होगा थर्ड पार्टी बीमा के नाम से भी जानते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं की बात करते हैं तो धारा 146 है इस थर्ड पार्टी बीमा के बारे में वर्णन करती है और ये कहती है आपको बीमा चाहिए, नहीं बनाया तो धारा 196 में आपका इलाज कर देगी। 2000 का नोट पहली बार में ले लेगी, दूसरी बार अगर आप फिर से अपराध करते हैं तो 4000 का जुर्माना है।
फिर भी अगर दादागिरी करते हैं तो 3 माह है मच्छर काटने के लिए जेल भेजा जा सकता है भाई साहब। तो फिर बिना गाड़ी का बीमा कराए आपको गाड़ी नहीं चलानी है। आप एक भी दिन 0 दिन गाड़ी चला सकते हैं भाई साहब बिना बीमा के। बिना बीमा के गाड़ी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर वाहन की नंबर प्लेट भाई साहब ध्यान दे लेना, एक होता है LMV, एक होता है HMV यानी कि परिवहन वाहन। यहां पर बात आ जाती है LMV की तो दोनों की ही नंबर प्लेट ग्रीन कलर की होती है। कैसी होती है? ग्रीन की होती है। फिर गुरुजी इनमें फर्क क्या है? जो LMV व्हीकल है इस पे ग्रीन पर क्या होगा? व्हाइट कलर में अंक और अक्षर लिखे होंगे। कैसे? व्हाइट कलर में। और जो परिवहन वाहन हो जाएगा इसके येलो कलर में। ये इनमें फर्क होता है। आप अमूमन क्या देखते हैं, जो हेवी व्हीकल होता है इसकी नंबर प्लेट कैसी होती है? येलो होती है और LMV की व्हाइट होती है। तो अंक और अक्षरों का जो रंग है वो वही रखा गया है, लेकिन नंबर प्लेट कैसी रखी गई है? ग्रीन रखी गई है। क्यों रखी गई है? लाइट यानी बैटरी से चलने वाले व्हीकल हमारे पर्यावरण प्रदूषण के लिए हमारी सुरक्षा करते हैं और प्रदूषण को कम करने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए ये हमारा पर्यावरण मित्र कहलाती है और इसीलिए इनको ग्रीन कलर कहा गया है। तो आपको इन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक मोटर वाहन की जो नंबर प्लेट है हरे कलर की हो जाएगी। साथियों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में मोटर वाहन अधिनियम में कहां पर उल्लेख किया गया है? MVA की धारा 2A में साथियों इसमें इसका उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह उपकरण जो मोटर वाहन की गति को इंगित करता है। सीधी सी बात है, गति कौन बताएगा? गति को स्पीड कह सकते हैं ना, तो भाई साहब स्पीड को क्या कह देंगे? स्पीडोमीटर। और इसको चाल मापी हिंदी में पूछ ले तो चाल मापी कह देंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टेकोमीटर क्या बताता है? RPM बताता है। किसका? इंजन शाफ्ट का। यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बेरोमीटर हाइड्रोग्रोमीटर है, इनसे हमारा कोई नाता नहीं है, इनको भूल जाओ। अगला प्रश्न। वाणिज्यिक वाहन। वाणिज्यिक का मतलब है परिवहन वाहन यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जैसे कि ट्रक, बस आदि को चलाने के लिए किस प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता होती है? कितना सरल प्रश्न है, सभी को पता है। HMV, LMV, HMV या LMV और LMV विशेष परमिट के साथ में। साथियों, बस और ट्रक के चलाने के लिए हमेशा हम क्या यूज में लेते हैं? हेवी लाइसेंस काम में लेते हैं। तो एकदम सिंपल है। परिवहन वाहन है तो हेवी लाइसेंस से हम काम में लेंगे। इसका वर्तमान में नाम है, हेवी से बदल के ट्रांस कर दिया गया है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 30 आपके सामने आया है। निम्नलिखित चिन्ह दर्शाता है। यह चिन्ह क्या दर्शाता है? आपको दर्शाता है बाएं रखें, बाएं ओर कोई सड़क नहीं है, बाएं मुड़ना अनिवार्य है, बाएं देखें। दोस्तों यहाँ पे मैंने चिन्ह मुझे लगता है गलत लगा दिया है। क्या लगा दिया है? यहाँ पे आपको क्या करना है? थोड़ा सा परिवर्तन करना है। क्या करना है? परिवर्तन करना है। और वो करना क्या है अभी बता देता हूं मैं। यहाँ पे आपको पढ़ना है दाएं और, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा यार, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा ये। ठीक है, यहाँ पे आपको पढ़ना है दाएं। आपको दाएं मुड़ना अनिवार्य है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी दाएं मुड़ना क्या है? अनिवार्य है। ये आप ऐसे गए और यहां मुड़ना कंपलसरी है, आदेशात्मक संकेत है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है। यहां पे एक दोस्तों गोल चक्कर आया है। वीडियो के शुरुआत में मैंने अच्छी तरीके से समझाया था। एक एरो जाना, एक एरो आना, एक को काट देना, बचा क्या? एक तरफा रास्ता। देखते हैं क्या है। प्रवेश निषेध है। प्रवेश निषेध का तो भाई साहब ये होता है, एक रो जाता है उसी को काट दिया जाता है। एक तरफा मार्ग, गति सीमा समाप्त, आगे कोई रास्ता नहीं, तो इसका हो जाएगा एक तरफा रास्ता या एक तरफा मार्ग या एकांगी मार्ग या वन वे मार्ग। कई प्रकार के नाम इसमें होते हैं। कोई समस्या आ रही है क्या समझने में? कमेंट सेक्शन में छाप दो। मजा आ रहा है क्या? फिर भी कमेंट सेक्शन में छाप दो। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है? सीधी सी बात है, P बनाया गया है और नीचे एक एरो बनाया गया है, यानी कि क्या है? पार्किंग है। किधर है? उधर है। किधर है? उधर है। दाईं ओर रखें, दाईं ओर पार्किंग की अनुमति है, दाईं ओर मुड़ना अनिवार्य है,
दाईं ओर सार्वजनिक पार्क है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दाईं ओर पार्किंग की अनुमति है साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है? साथियों त्रिभुज के अंदर चिन्ह बना हुआ है, बीच में से संकड़ा है, साइडों से चौड़ा है, मतलब कि आगे क्या है? संकड़ा पुल है, आगे संकड़ा पुल है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है? गोल आकृति में आपको रेड सर्कल में 50 बनाए हुए नजर आ रहे हैं, तो ये होता है क्या? अधिकतम गति सीमा। क्या होता है? अधिकतम गति सीमा, यानी आप इस स्पीड से क्या है? गाड़ी तेज नहीं चला सकते। यहां पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से वाहन 50 किमी प्रति घंटा से अधिक न चलाएं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वाहन 50 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलाएं, पर यानी लगातार 50 पर चलाना जो पॉसिबल नहीं है। वाहन 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक चलाएं, अधिक भी नहीं चलाना, 5वें गियर में चलाएं, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित चिन्ह P बनाया गया है, कार बनाई गई है, मतलब क्या है? सीधी सी बात है, कार पार्किंग। क्या हो जाएगा? कार पार्किंग, कार के लिए पार्किंग। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शा रहा है? एक गोल सर्कल, एक एरो जाके मुड़ रहा था, इसको काट दिया गया, मतलब कि मुड़ना नहीं है। किधर? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट में, तो क्या है? बाएं मुड़ना निषिद्ध है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहां पे रिस्ट्रिक्शन एंड का चिन्ह आया है, सभी जानते हैं। प्रतिबंध समाप्ति का चिन्ह है, यहां पे आया है। प्रतिबंध का अंत यहां पे दिख गया है, गति शब्द भी साथ में आ गया है, तो भी हम सी कर देंगे। मार्ग बंद है, मार्ग बंद है, पार्किंग नहीं है, ओवरटेक करना प्रतिबंधित है, सारे गलत हो जाएंगे। ये क्या होता है साथियों? रेस्ट्रिक्शन एंड, रेस्ट्रिक्शन एंड का चिन्ह है साथियों, ये होता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 37 का जवाब सी हो जाएगा। निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है? गोल आकृति है, एक एरो जा रहा है, साइड से बीच में भी फंट रहा है, मतलब या तो सीधा जा या साइड में मुड़ जा। किधर? राइट साइड में। देखते हैं, आगे दाईं ओर सड़क है, आगे और दाईं ओर सड़कें हैं, अनिवार्य रूप से आगे बढ़े या दाईं ओर मुड़े। भाई साहब ये सही हो जाएगा, या तो सीधा जाना है या मुड़ जाना है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से काफी अच्छे प्रश्न है दोस्तों, इस पेपर में आपको मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सभी को पता है, एक त्रिभुज में क्रॉस का चिन्ह आया है। क्या होता है? चौराहे का संकेत होता है। आगे प्रमुख सड़क आगे है, आगे क्रॉस रोड है, आगे संकड़ी सड़क है, आगे कोई रास्ता नहीं है, तो सभी को पता ये क्या है? एक चौराहा है। क्या है? चौराहा कह सकते हैं या क्रॉस रोड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रॉस रोड कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। अपने वाहन को नीचे की ओर ढलान पर पार्क करते समय हैंड ब्रेक लगाने के अलावा कौन सा गियर लगा होना चाहिए? यहाँ पे है ढलान पर नीचे की ओर, यह आपकी ढलान है। ढलान पर आप क्या करेंगे? पार्क करेंगे, तो गाड़ी यहाँ पे ये टायर हो गए इसके, तो गियर कौन सा होगा? आगे जाने की संभावना है तो पीछे का डाल दे भैया, पीछे जाने की संभावना है तो आगे का डाल दे। तो कहां जा सकती है? आगे जाने की संभावना है तो पीछे का डाल दे भाई साहब, रिवर्स डाल देंगे। ठीक है, एक कंडीशन बनती है, आपकी गाड़ी ऐसे जा रही है और यहां पे देखो, यहां पे ऊपर की ओर जा रही है। अब कहां किधर जाने की संभावना है? गाड़ी जा तो उधर रही है, लेकिन खड़ी करेंगे तो क्या होगा? खड़ी करने पर नीचे की ओर वापस जा सकती है ना, ढलान की ओर वापस जा सकती है, तो गाड़ी का गियर आगे का डाल दे, यानी पहला गियर डल जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में पहला गियर डाला जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तुरंत इसका जवाब है, इसको पढ़ें और जवाब कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा सही जवाब क्या होगा साथियों। अभी तो साथियों यहां पे जो ड्राइवर पार्ट के प्रश्न चल रहे हैं, मेंटेनेंस भी मजा आएगा। कितने अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, कोई रटंत प्रणाली नहीं है, आपका जो कॉमन सेंस है उसके आधार पर साथियों यहां पर सारे के सारे प्रश्न है वो पूछे गए हैं। तो यहां पर आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई रटने वाली चीज यहां पे नहीं है, सोच समझ के। भाई साहब दिल्ली पुलिस ड्राइवर की खोपड़ी में छेद करना है तो राज सर के स्पेशल नोट्स है वो ज्वाइन कर लेना।
क्रैश कोर्स है वो चल रहा है। क्रैश कोर्स मात्र साथियों यहाँ पे आपको 15 घंटे में पूरी की पूरी तैयारी करवाता है। राज सर के नोट्स आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो आप ले लेना। ये क्रैश कोर्स आपका जीवन बना सकता है, आपका जीवन संवार सकता है, आपका सपना साकार कर सकता है, आपका भविष्य बना सकता है। दोस्तों राज सर का जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का लाभ मात्र आप 15 घंटे में पढ़ाई करके ले सकते हैं और अगर नौकरी लग सकते हैं फिर मेरे हिसाब से आपको रुकना नहीं चाहिए। कहां पर मिलेगा दोस्तों? स्टडी एट होम जो ऐप है, इस ऐप के ऊपर आपको क्रैश कोर्स मिलता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई समस्या है, कुछ पूछना है, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे इस प्रश्न पे चलते हैं साथियों। तो प्रश्न पे चलने से पहले इसको क्या है, गायब करना पड़ेगा। आपने इसको देख लिया होगा, कर दूं गायब, ये लो गायब हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न, निजी वाहन में जाने के लिए अनुमत यात्री, निजी गाड़ी का मतलब क्या है? प्राइवेट व्हीकल। इसमें जो आरसी होती है इसमें लिखा रहता है कि कितने यात्री क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। कहां लिखा होता है? आरसी में। यही पूछा है इसमें, निजी वाहन में ले जाने के लिए अनुमत यात्रियों की संख्या कहां पर दर्ज की जाती है? यहां पर दर्ज की जाती है पंजीकरण प्रमाण पत्र में। मैं बता देता हूं, यहां पर सीवी व्हीकल होता है तो इसका वजन भी इसमें लिखा होता है, कितना वजन आप ले जा सकते हैं। पीवी है तो पीवी में यात्रियों की संख्या इसमें लिखी होती है। बता देना चाहता हूं, जो आप पीवी होता है, पीवी के लिए जो आरसी होता है यहां पे 15 वर्ष के लिए होता है। कंफ्यूजन है लोगों को, सीवी के लिए जो आरसी होता है वो भी 15 साल के लिए होता है, लेकिन तभी तक है जब तक एफसी है तब तक आरसी है। एफसी की मृत्यु हो गई तो आरसी अपने आप मर गई। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पे पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि जो आरसी है, आरसी का अस्तित्व तभी तक है जब तक एफसी जिंदा है। एफसी यानी फिटनेस सर्टिफिकेट। वाणिज्यिक वाहनों में आपका जो पंजीकरण प्रमाण पत्र है वो तभी तक वैलिड है जब तक क्या है, फिटनेस सर्टिफिकेट लागू होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 के अनुसार चालक को वाहन कब नहीं चलाना चाहिए? कब नहीं चलाना चाहिए भाई साहब? धारा का प्रश्न भी आ गया है। धारा 113 आपको याद करना है, मैं बता देता हूं। पहले धारा 113 है वो अधिकतम वजन के बारे में बताती है कि आपकी गाड़ी है उसमें अधिकतम जो वजन होता है वो वजन कितना हो सकता है। उल्लंघन करते हैं धारा 194 में लगती है 20,000 का जुर्माना यहाँ पे लगाया जा सकता है। आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर शराब पीना ये तो धारा 185 से संबंधित है। गति सीमा ये तो धारा 112 से संबंध रखती है। ले जाने के लिए अनुमत वजन से अधिक है, ले जाने के लिए अनुमत यानी कि निर्धारित वजन से अधिक ले जाते हैं तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। सी जवाब सही हो जाएगा। लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? लर्नर लाइसेंस यानी कि सीखने का, शिक्षार्थी लर्निंग लाइसेंस कहते हैं, गाड़ी सीखने वाला, और ये 6 महीने के लिए जारी किया जाता है। जो लर्निंग लाइसेंस होता है वो दोस्तों पूरे भारत में मान्य होता है। क्या है? पूरे भारत में मान्य। भारत तो मैंने लिखा ही नहीं है तो इसको कौन लिखेगा? पूरे भारत में मान्य है। यह आपको ध्यान देना है कि ये मान्य कहाँ होता है? पूरे भारत में 6 माह की अवधि होती है। अप्लाई किस में करते हैं? अप्लाई फॉर्म 2 में करते हैं और जारी किस में करते हैं? 3 में करते हैं। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप एक परिवहन वाहन को कैसे पहचान सकते हैं? परिवहन वाहन यानी कि सीवी यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल। हम सीधा सा कहते हैं कि सीवी पीवी। सीवी की जो प्लेट होती है वो येलो होती है और पीवी की आपके व्हाइट होती है। तो हम देख के पहचान लेंगे भाई साहब, नंबर प्लेट देख लेंगे, टायर के आकार को देखकर, वाहन का रंग से, वाहन की नंबर प्लेट, वाहन के स्टीयरिंग को देखकर। तो यहां पर आप नंबर प्लेट को देखकर क्या है, आप वाणिज्यिक वाहन को, परिवहन वाहन को पहचान सकते हैं। मजा आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है गुरुजी। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। एक नई कार के लिए एक मुश्त यानी एक साथ जो कर भरते हैं वो कितने वर्षों के लिए भरते हैं? सभी को पता है जो टैक्स भरते हैं 15 साल के लिए भरते हैं। क्या भरते हैं? जो व्हीकल का टैक्स होता है। सीवी के लिए 1 वर्ष के लिए होता है और आपकी पीवी के लिए 15 वर्ष के लिए होता है। तो ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ये हो जाएगा हाँ पीवी।
ठीक है, तो इस प्रकार से इनको आपको ध्यान रखना है। टैक्स यहाँ पे हर साल आपको भरना पड़ता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिना गियर वाली मोटरसाइकिल है, गियर नहीं है, मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं या लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो दोस्तों प्राप्त करने के लिए लाइसेंस के लिए आयु कितनी चाहिए? 16 वर्ष चाहिए। प्लस में क्या चाहिए? माता पिता की सहमति चाहिए। क्या चाहिए? माता पिता की सहमति आपको लेनी पड़ेगी। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, और आ जाएगा। यानी 16 वर्ष क्या है? बात आ जाती है MC 50 cc कम आ जाए तो आपको 16 करना है। बात आ जाती है मोटर कार की, किसकी? मोटर कार की बात आ जाती है, तो यहां पर आपको करना है 18 साल। बात आ जाती है परिवहन गाड़ी की, परिवहन वाहन की आ जाती है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। इनको थोड़ा सा आपको क्या करना है? ध्यान से देखना पड़ेगा। प्रश्न 47 है, चलते समय वाहन से उतरना और चढ़ना। गाड़ी चल रही है, आप चलते वाहन में उतरते हैं, चढ़ते हैं, क्या होता है? ये सभी प्रकार के वाहनों में क्या होता है? प्रतिबंधित होता है। किसी भी वाहन में, चलते वाहन में आपको न तो उतरना है न आपको चढ़ना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी ऑटोमोबाइल के ट्रांसमिशन सिस्टम में क्लच लगा हो तो क्या होगा? किसी ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी में के ट्रांसमिशन सिस्टम में क्लच लगा है तो क्या होगा? स्प्रिंग प्रेशर क्लैंप, घर्षण प्लेट को प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में जकड़ लेता है। स्प्रिंग प्रेशर क्लैंप होती है, वो घर्षण प्लेट को प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में जकड़ लेती है। ये बात सही है। डिफरेंशियल, प्रेशर प्लेट और डिफरेंशियल के बीच में जकड़ लेती है, प्रेशर प्लेट और रिएक्शन प्लेट के बीच में जकड़ लेती है, और क्लच पेडल के बीच घर्षण प्लेट को दबा देती है। तो यहां पर मैं आपको एक समझाना चाहूंगा, एक चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा आपको। कहां गया प्रश्न? वो ये प्रश्न था। तो यहां पर जो आपका फ्लाईव्हील लगा रहता है, फ्लाईव्हील के जस्ट बाद में क्या है? फ्रिक्शन प्लेट होती है, फ्रिक्शन प्लेट लगी रहती है। इसके बीच में क्या होता है? प्रेशर प्लेट लगी रहती है, प्रेशर प्लेट PP, और इसके बाद में क्या होगा? यहाँ पे गियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गियर बॉक्स आपके इसके बाद में लग जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गई? प्रेशर प्लेट हो गई। क्या हो गई? प्रेशर प्लेट हो गई। ये क्या हो गया? फ्लाईव्हील हो गया, फ्लाईव्हील। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लाईव्हील है, ये फ्लाईव्हील के और बीच प्रेशर प्लेट के बीच में क्या है? यहाँ पे घर्षण प्लेट है। क्या है? घर्षण प्लेट है। यही इसमें क्या किया गया है? पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, देखें स्प्रिंग क्लैंप, प्रेशर क्लैंप है, वो घर्षण प्लेट को प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में जकड़ लेता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाहन में ब्रेक के कार्य का सही वर्णन करता है? ब्रेक का काम क्या होता है? गाड़ी को धीमा करना या अचानक रोकना या आवश्यकता अनुसार गति कम करना। ध्यान से देखना है। इसका उपयोग गति बदलने के लिए यार गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, गलत हो जाएगा। इसका उपयोग आपात स्थिति में रुकने, क्या अचानक कोई इमरजेंसी आती है तभी ब्रेक लगाते हैं क्या? सामान्य भाषा में नहीं लगाते क्या? सामान्य में लगाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसका उपयोग इंजन को सड़क के पहियों से जोड़ने के लिए किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका उपयोग वाहन की गति को कम करने के लिए किया जाता है। सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से आप ब्रेक की सर्विसिंग के लिए निम्नलिखित में से किसकी जांच करेंगे? क्या जांच करते हैं? बात आई है ब्रेक की सर्विसिंग करनी है। यहां पर ब्रेक तेल और ब्रेक शू की स्थिति देखनी है, ब्रेक ऑयल और यहाँ पे इंजन ऑयल, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे इंजन ऑयल ये गलत हो जाएगा। शीतलक का स्तर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। मुड़ते समय कार के अंदर और बाहर के पहियों को अलग अलग गति की आवश्यकता होती है, ये किसके द्वारा संभव होता है?
साथियों आप सभी को पता है जो आपकी डिफरेंशियल होता है, यहाँ पर एक फैल इधर होता है, एक व्हील इधर होता है। यहाँ पर दोस्तों इन जो टायर होते हैं, इन टायरों की चाल में अंतर करने के लिए एक भाग ये, दो भागों में साथियों क्या बनी होती है, रियर एक्सल या ड्राइव एक्सल दो भागों में बनी होती है इसी चाल में अंतर करने के लिए। और ये चाल में अंतर किसकी वजह से आता है, डिफरेंशियल की वजह से आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल जवाब सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूनिवर्सल जोड़ का प्रयोग किसके बीच किया जाता है। सभी को पता है यहाँ पे गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स के बाद में यू जॉइंट हो गया, ये जॉइंट क्रॉस हो गया, फिर से स्लिप जॉइंट हो गया, यहाँ पे फिर से आपका योक हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशियल हो जाएगा। यहाँ पूछा क्या है, यूनिवर्सल जोड़ का प्रयोग किसके बीच में किया जाता है। तो आप क्लच और गियर के बीच, एक्सल और पहिए के बीच, प्रोपेलर शाफ्ट और एक्सल ड्राइव के बीच, और ब्रेक और पेडल के बीच। कितना अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखो क्लच कहाँ है, क्लच तो आपकी गियर से पहले है तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। एक्सल और पहिए के बीच, एक्सल तो क्या यहाँ पे होती है और पहिया यहाँ पे होता, नहीं होगा, ये भी गलत है। प्रोपेलर शाफ्ट और एक्सल ड्राइव के बीच, यहाँ पे ये प्रोपेलर शाफ्ट, यहाँ पे ये, यहाँ से देखो, यहाँ से ये प्रोपेलर शाफ्ट है यहाँ तक की, और एक्सल है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये प्रोपेलर शाफ्ट है, यहाँ यूनिवर्सल जॉइंट आ गया, यहाँ एक्सल आ गई, तो बीच में क्या आ गया, यूनिवर्सल जोड़ आ गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा। कितना अच्छा प्रश्न है, एक ड्राइवर वाला प्रश्न है। आपको यहां पे ड्राइवर वाले प्रश्नों के ऊपर ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, गाड़ियों में गियर सिस्टम का प्रयोग क्यों किया जाता है। इन गियर का प्रयोग क्यों, इंजन की शक्ति के पहियों की ओर प्रवाह को नियंत्रित करना, काफी अच्छी बात है। एक्सीलरेटर को नियंत्रित करना, ब्रेक नियंत्रित करना, इंजन ऑयल प्रवाह को नियंत्रित करना। तो सबसे अच्छा जवाब जो गियर बॉक्स होता है इसका काम क्या होता है, आपको यहाँ पे इंजन की जो शक्ति है इसको पहियों की ओर प्रवाह जो होता है इसको नियमित करना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल करता है, टॉर्क और स्पीड इन दोनों को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक ऑटोमोबाइल में कार्बोरेटर की जगह क्या प्रयुक्त किया जाता है। आधुनिक गाड़ियों में कार्बोरेटर की जगह क्या काम आता है, स्पार्क प्लग, ईंधन इंजेक्शन सिस्टम, ऑटोमेटिक गियर्स, ईंधन फिल्टर। तो दोस्तों यहां पर FIS का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, और इस फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को ही ईंधन इंजेक्शन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गाड़ियों के टायरों में सदा हवा का सही दबाव रखने को क्यों कहा जाता है। आपकी जो गाड़ी है इसमें टायर का जो हवा का दबाव है वो सही रखना है। क्यों आवश्यक है, टायरों के लंबे जीवन के लिए, गाड़ी चलाते समय सुरक्षा के लिए, ईंधन की बचत के लिए, इनमें से सभी। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, गाड़ियों के टायर में सदा हवा का सही दबाव कब रखना होता है, आपको टायरों के लंबे जीवन के लिए भी है, गाड़ी चलाते समय सुरक्षा के लिए भी है, ईंधन की बचत के लिए भी है। सही जवाब डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाहन इंजन में चालू करने से पहले क्या करना चाहिए। वाहन का इंजन स्टार्ट करना है, इससे पहले आपको क्या करना है, भाई साहब बता दो। देखो कितना अच्छा प्रश्न है। रेडिएटर का जल स्तर, इंजन ऑयल का स्तर की जांच करनी है, हेडलाइट की जांच करनी है, ब्रेक की जांच करनी है, AC की जांच करनी है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इंजन शब्द आ गया है। इंजन को चालू करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, यहां पे आपका रेडिएटर का जल स्तर देखना और इंजन ऑयल का लेवल देखना। दोनों काम आपको करने होते हैं। प्रश्न संख्या 57 है, इंजन का अधिक गर्म होने का क्या कारण हो सकता है। इंजन अधिक गर्म हो रहा है, क्या कारण है। कूलेंट का रिसाव, थर्मोस्टेट का बंद पड़ जाना, निष्क्रिय इलेक्ट्रिक कूलिंग फैन, उपरोक्त सभी। कूलेंट का रिसाव होगा तो गर्म होगा क्योंकि इंजन ठंडा नहीं होगा। थर्मोस्टेट का बंद हो जाएगा, थर्मोस्टेट बाद बंद हो जाएगा तो गर्म हो जाएगा। निष्क्रिय इलेक्ट्रिक कूलिंग फैन जो आपका रेडिएटर को ठंडा करता है, वो फैन अगर निष्क्रिय हो जाता है यानी इनएक्टिव हो जाता है तो भी गाड़ी का इंजन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म का पूछा है तो डी जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सामान्य यात्री कार के लिए इनमें से कौन सा एक विशिष्ट टायर प्रेशर है। 5 से 10 PSI,
20 से 30 psi, 25 से 35 psi, 30 से 35 psi। साथ ही इस प्रश्न का जवाब है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सही जवाब इसका क्या होने वाला। साथियों, टायर का प्रेशर है उसके बारे में पूछा गया है। तो साथियों, आप सभी को पता है कि जो गाड़ी का जो टायर होता है उसमें हवा का उचित प्रेशर होना चाहिए जिससे कि टायर खराब न हो। प्रश्न आता है हवा ज़्यादा है तो कहाँ से घिसेगा? मध्य से घिसेगा, केंद्र से घिसेगा। हवा का दबाव कम है तो किनारे से घिसेगा। दो बातें तो याद रखनी है। अगर हवा का दबाव कम होगा तो टायर का घर्षण ज़्यादा होगा, टायर ज़्यादा घिसेगा, टायर खराब हो जाएगा और टायर की आयु कम हो जाएगी, गाड़ी का माइलेज डाउन हो जाएगा। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए एक उचित जो आपका प्रेशर होता है वो आपके होना चाहिए और ये होता है हल्के मोटर वाहनों में यानी कि कार में 30 से 35 psi। अब ये psi है, साथ ही इसको बोलते हैं पौंड पर स्क्वायर इंच। पौंड पर स्क्वायर इंच यानी कि हवा को किस में मापा जाता है? पौंड में मापा जाता है। हल्के वाहनों में 30 से 35, मध्यम वाहनों में 60 से 70, भारी वाहनों में 100 से 110 psi। हम इस पौंड को पॉइंट कह देते हैं जो कि क्या होता है? गलत होता है। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे गाड़ी में जो हवा का प्रेशर होता है यहाँ पर दोस्तों दो टायर होते हैं। एक तो होता है ट्यूबलेस। क्या होता है? ट्यूबलेस, जिसमें ट्यूब नहीं होती, ट्यूब की जगह सिलिकॉन की परत काम में लेते हैं। एक होता है टायर ट्यूब टायर, सॉरी, ठीक है, ट्यूब टायर। तो यहां पर आपको दोस्तों ध्यान से देखना है, इनमें से ज्यादा हवा किस में भरी जा सकती है? ट्यूब टायर में। ज्यादा हवा किस में नहीं भरी जा सकती? ट्यूबलेस टायर में। देखने में सुनने में अटपटा लग रहा है लेकिन एक्चुअल कंडीशन है। दूसरी बात, जो ट्यूबलेस टायर होते हैं इनका प्रयोग केवल हल्के वाहनों में हो सकता है, भारी वाहनों में नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर क्या है? हवा का दबाव नहीं रह पाता है। अधिक लोड होगा तो ये अपने आप ही पंचर हो जाएंगे। तो यहां पर आपको ध्यान देना है। टायर के बारे में पूछा है, ऑप्शन डी जवाब हो जाएगा। अल्टरनेटर का मुख्य काम क्या है? अल्टरनेटर गाड़ी में लगा रहता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। बैटरी को चार्ज करने के लिए काफी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं इस पेपर में। साथियों, वो प्रश्न पूछे गए हैं जो साथियों सच में एक ड्राइवर को इनकी जानकारी होनी चाहिए। सच में ड्राइवर के दोस्तों ज्ञान होना चाहिए, वही प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। इंजन को ठंडा रखने में मदद करने के लिए जीवाश्म ईंधन चालित LMV कार का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? इंजन को क्या करना है? ठंडा रखने में मदद करने वाला जीवाश्म ईंधन चालित LMV कार का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है ठंडा रखने में? मफलर, अल्टरनेटर, कैटेलिटिक कन्वर्टर, रेडिएटर। सभी जानते हैं इंजन को ठंडा कौन करता है? कैटेलिटिक कन्वर्टर करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज जो 60 प्रश्न थे वो यहाँ पे पूरे हुए और इस पेपर के 60 प्रश्नों को काफी अच्छा लगा मुझे देखकर और काफी अच्छे प्रश्न थे। सच में ये प्रश्न भाई साहब ड्राइवर में छपने वाले प्रश्न थे। ऐसे ही प्रश्न है वो ड्राइवर एग्जाम में आते हैं। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर में व्हीकल मेंटेनेंस के नाम पे इंजीनियर के प्रश्न लगभग जो 10,000 होते हैं उनको याद कर चुके होंगे, फिर भी आपका प्रश्न मुझे लगता है गलत हो रहा है, क्योंकि इतने आसानी से इतने कम समय में पूरी चीजें नहीं सीखी जा सकती। आपको टेक्निकल नहीं पढ़ना है, आपको व्हीकल मेंटेनेंस पढ़ना है। मैं बता देता हूं, आप अगर हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी एट होम ये हमारा मोबाइल ऐप है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ऊपर साथियों क्रैश कोर्स राज सर ने चालू कर दिया है। इस क्रैश कोर्स को साथियों आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस क्रैश कोर्स में मात्र 15 घंटे में आपका पूरा कोर्स रिवाइज कराएंगे, जिसके साथ में आपको 35 प्रैक्टिस सेट जो ड्राइवर के हैं वो अभी परचेज करने पर फ्री मिलते हैं। साथ ही जो वन लाइनर बुक है वो भी आपको अभी कोर्स लेने पर ये 2 बुक इस कोर्स के साथ में फ्री मिलती है। मात्र 15 घंटे का कोर्स है, तो आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। वो तैयारी बेहतर करके दोस्तों सिलेक्शन है वो ले सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। यहां पर मैं बताना चाहूंगा, हर कोई व्यक्ति 100 मार्क्स में से 60 नंबर ले आएगा। क्या है? 60 नंबर ले आएगा, लेकिन इससे जो प्लस करेगा सिलेक्शन भाई साहब जीत उसी की होगी। सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उसी की होगी। तो यहां पर आपको डरना नहीं है। यहां पर आपका एक मार्क्स 2 मार्क्स 1-2 नंबर जो है वो भी मायने रखेगा। आपका सिलेक्शन होता है तो 1-2 नंबर से होता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका सिलेक्शन 1-2 नंबर से नहीं होता है।
तो आपको यहाँ पर अपना जो स्कोर है इसको बढ़ाने का प्रयास करना है और हर प्रकार से हम इसमें मदद आपकी वो करते हैं बेहतरीन नोट्स के पास में। साथ में यहाँ पे बेस्ट वन लाइनर आपको देते हैं, वन लाइनर। इसके अलावा एग्जाम में जो रिव्यू बुक है हमारी यहाँ पे प्रसिद्ध है एग्जाम रिव्यू, जिसमें भारत के जितने भी ड्राइवर एग्जाम हुए हैं सबका रिव्यू इसमें किया गया है। ओल्ड पेपर हमने यहाँ पे लगभग आपको 44 पेपर दे दिए हैं, तो 44 पेपर आप यहाँ पर ऐप के अंदर जाके ये देख सकते हैं और इन नोट्स के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट सीरीज, साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है जहां पर बेहतरीन नोट्स है, बेहतरीन प्रश्नों के साथ में आपको टेस्ट मिलते हैं। आप अपना स्वयं का एनालिसिस कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अपना सपना साकार करना है, जॉब प्राप्त करनी है, तो आप हमसे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और दोस्तों आपको यहां पर लगातार है 8 नंबर सही, ठीक है। तो दोस्तों रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बैठना नहीं है। कहते हैं कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। यूं थक कर ना बैठो इस राही के मुसाफिर। और दोस्तों आपका एग्जाम भी होगा, एग्जाम को क्रैक भी करेंगे, एग्जाम के पेपर की खोपड़ी में छेद भी करेंगे, और छेद करने के बाद में जो मजा आएगा उससे डीजे पर हम डांस भी करेंगे। दोस्तों पड़ोसी की छाती पर अगर आपको डीजे बजाना है तो फिर तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, रुकना नहीं है, एग्जाम तक लगे रहना है, और इस पेपर की खोपड़ी में छेद आपको करना है। कोई समस्या छेद करने में आ रही है तो राज सर का कोर्स है, आप परचेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाली, पेपर की खोपड़ी को फोड़ने वाली तैयारी आप साथियों कर सकते हैं। राज सर के पास में ड्राइवर पार्ट के स्पेशल नोट्स है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे, और आज के इस पेपर में आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों